मधुमक्खी का छत्ता। क्या हुआ माई, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। अरे मैं जानता हूँ, नई नई शादी हुई है ना, घर में इतने सारे मेहमान हैं, तुम्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। ये मेहमान कब, मधुमक्खियाँ ज्यादा लग रही है मुझे। क्या? मेरा मतलब है कोई बात नहीं, अपनी ही तो है। मैं जल्दी ही इनसे घुल मिल जाऊंगी। हाँ बिल्कुल सही कहा। अरे नई दुल्हन, कब तक अपने दूल्हे के साथ चिपकी रहोगी? अब थोड़ी देर हमारे साथ भी आकर बैठो जरा। जी दीदी। हाँ जाओ, वहाँ सब औरतें बैठी है ना, तुम्हें भी मजा आएगा उनके साथ बात करके। मजा? ये देखिए माँ जी, ये वाला सूट मेरी मम्मी ने आपके लिए दिया है। अरे तुम्हारी मम्मी की चॉइस तो बहुत खराब है बहू, ये कैसा सूट दिया है? पर ये रंग तो आप पे अच्छा लगेगा मम्मी जी। ये देख लो, आने से ही सास पे क्या जचेगा क्या नहीं ये दुल्हन ही बता रही है। बोलो आगे क्या होगा तुम्हारा कावेरी? दीदी ये आपके लिए है। अरे मुझे तो तुम पैसे ही दे दो माही, मुझे ये तोहफे और कपड़े पसंद नहीं आते। तुम एक काम करना, मुझे पैसे ही दे देना, मैं खुद के लिए खुद ही शॉपिंग कर लूंगी। हाँ सही कहा, आजकल किसी को किसी की पसंद के कपड़े कहाँ भाते हैं। मेरी बहू तो सबके लिए लिफाफे लाई थी, सबके लिए 5,000 रुपए थे, जिसको जो लेना है वो ले सकता है। ये आपने बिल्कुल पते की बात की है जीजी, हर किसी को ना अपना अपना लिफाफा मिलना चाहिए। लेकिन अब नई बहू आई है तो फिर तो लेने तो पड़ेंगे ही। कोई बात नहीं नई दुल्हन, हम एडजस्ट कर लेंगे। हाय हाय, एडजस्ट क्यों करना है, मैं हूँ ना, बोलो कितना पैसे चाहिए आपको? जी जी, अभी मैं जिंदा हूँ। अरे ठीक है ना, चलिए अब मिठाई देखते हैं कौन सी है। दिखाओ माही, कौन सी मिठाई भेजी है तुम्हारे माता पिता ने? ये रही मिठाई दीदी, उन्होंने काजू कतली भेजी है। ठीक ही है, वैसे हमने भी तो काजू कतली बनवाई थी मेरी शादी पर उसका स्वाद ना इससे कई गुना ज्यादा अच्छा था। क्यों मम्मी? हाँ, इससे तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थी तेरी शादी की मिठाई, पर चलो कोई बात नहीं, हमें कोई लालच नहीं, जो आया जैसा आया बहू के मायके से ठीक ही है। अरे बहू, तेरी पार्लर वाली ने तेरा मेकअप सही से नहीं किया लगता है सस्ती वाली ढूंढी थी क्या? ये देखो काजल पूरा फैल गया है। नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छी थी। मेरी शादी में हमने क्या पार्लर वाली बुक की थी, मुझे ना उसे बिल्कुल परी की तरह सजाया था। क्या मम्मी? अरे हाँ, क्या तैयार किया था उसने प्रिया को, बिल्कुल गुड़िया लग रही थी, गुड़िया। चलो अब ठीक ही है, इसे पता नहीं होगा ना इतना ज्यादा, लेकिन अगली बार ना अच्छी वाली पार्लर वाली लाना बहू। हमारे घर में ना हर कोई बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, क्यों सुशीला भाभी? अरे मेरी बहू तो कहीं बाहर भी जाती है ना, पार्लर से तैयार होकर ही जाती है। जी जी, अब नई दुल्हन को पता नहीं होगा ना इतना, कोई बात नहीं, कभी आना, मेरी बहू सब कुछ बताएगी, सब जानती है वो। जी माही, माही। हाँ? क्या हुआ, कहाँ खो गई हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस। जाओ, प्रिया दीदी तुम्हें बुलाने आई है, वहाँ सब बैठे हैं। हाँ मैं आती हूँ ना, 36 से होकर। क्या? मेरा मतलब है सबसे मिलकर। हाँ जाओ जाओ, एंजॉय। माही के ससुराल वाले बोलने से पहले सोचते बिल्कुल नहीं थे। माही को तो अब उनसे बात करने में भी डर लग रहा था, लेकिन नई दुल्हन थी, करती भी क्या, उसे सबके बीच में जाना ही पड़ा। अरे नई दुल्हन, अभी तक मेकअप ठीक नहीं किया क्या तुमने? अरे रहने दो ना जीजी, उसे नहीं आता होगा। क्या आप भी उसके पीछे ही पड़ गई हैं कब से? अरे माही, तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? ये लो, ये सवाल तुम अब कर रही हो कावेरी, पहले नहीं पूछा था क्या बहू से? क्या पता आता भी है या नहीं। मुझे आता। अरे मैं बता रही हूँ, आजकल की लड़कियां बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं जानती, उन्हें ना बस फोन चलाना आता है। और नहीं तो क्या, सही कहा। और अब क्या पूछ रही है कावेरी तू बहू से? अब तो नहीं भी आता होगा तो ये तो घर की बहू बन गई है। मुझे आता है। अरे जीजी, अब क्या करेंगे, मैं तो यही सोच रही थी आज ही मीठा बनवाने की रस्म कर लेते हैं, लेकिन अगर इसने सही से नहीं बनाया तो मेरी तो नाक ही कट जानी है। ये तो तुझे इसे बहू बनाने के पहले सोचना चाहिए था ना कावेरी। अरे ये तो लगती भी ऐसी है कि सारी जिंदगी पढ़ाई की होगी इसने, मुझे नहीं लगता रसोई में गई होगी कभी भी। अरे कावेरी, मुझे बोलती तो सही, मैं अपनी बहू को लेकर आती, वो सब कुछ सिखा देती इसे। अब तो तेरे कर्म ही फूट गए समझ। अरे बुआ जी, जब मेरी शादी हुई थी ना, तब तो मुझे पता नहीं क्या क्या आता था। मेरे ससुराल वाले इतने खुश हो गए थे कि फोन पे मम्मी को मेरी तारीफ करते रहते थे। क्या मम्मी? अरे मेरी प्रिया के हाथ में तो जादू है, जादू। अब तेरी नई बहू का क्या करे? बस मैं बाथरूम होकर आती हूँ। अच्छा अच्छा, जा होकर आ, जल्दी जाना होगा ना।
इसीलिए चिल्ला रही होगी। माही अपने ससुराल वालों की बातें सुनकर परेशान हो गई थी, इसलिए वो बाथरूम जाने के बहाने अपने कमरे में आ गई और उसने अपनी माँ को फोन लगा दिया। हेलो, पहुंच गई अपने ससुराल बेटा तू? अरे कैसे ससुराल माँ, मधुमक्खी का छत्ता कहो इसे, यहाँ हर कोई बस डंक मारने को तैयार रहता है। अरे तू परेशान मत हो, अभी तू नई नई है ना, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मम्मी ये लोग ना कभी नहीं सुधरने वाले, जब से आई हूँ तब से मक्खियों की तरह जू जू किए जा रही हैं। कभी मायके के सामान का डंक मार रही है तो कभी मेकअप का। अगर ऐसा ही रहा ना तो मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह पाऊंगी मम्मी। अच्छा ऐसा है क्या? कोई बात नहीं, अगर वो मधुमक्खियां हैं तो मैंने भी तुझे कौन सा गाय की तरह पाला है बेटा। देख अब शादी तो हो गई है, अब तुझे रोकर हंसकर या डंक मारकर निभाना तो है, इसलिए तू ही सोच ले कि कैसे निपटना है उनसे। अरे माँ, पर ये तो बहुत तीखी और तेज तरार है सबकी सब, मैं अकेली कैसे निपट पाऊंगी। देख बेटा, ससुराल मधुमक्खी की छत्ते की तरह ही होता है, उसमें से शहद कैसे निकालना है वो एक बहू को आना चाहिए। इसलिए अब जा और इन मधुमक्खियों को शांत करके आ। ठीक है मम्मी, अब देखो कैसे मैं इस मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालती हूँ। अपनी माँ से बात करने के बाद माही को अब अच्छा फील हो रहा था। वो फिर से एक बार उन सबके बीच आती है। अरे इतनी देर से बाथरूम में है बहू, पेट खराब था क्या तुम्हारा? नहीं बुआ जी, मेरा ना दिमाग खराब हो रहा था आपकी बातें सुन सुन के, तो सोचे जरा आराम कर लो अपने कमरे में। क्यों? अरे मजाक था बुआ जी, जैसे आप करती हैं ना बिल्कुल वैसी। अच्छा मजाक मजाक ना मेरी बहू बहुत अच्छा करती है। अच्छा, वो वहाँ जो मुंह फुलाकर बैठी है वही है ना आपकी बहू? मुझे तो नहीं लगता कि वो मजाकिया है, और ये उनके चेहरे पर पूरी लिपस्टिक भी फैल गई है। कोई बात नहीं, आप ना उन्हें मेरे पास लाइएगा, मैं ठीक कर दूंगी। मैंने पार्लर का कोर्स किया हुआ है ना। पार्लर का कोर्स तो मैंने किया था। क्या मम्मी? अरे प्रिया तो क्या पार्लर का सब काम करती थी, क्या बताऊं। लेकिन अभी तो बाहर जीजा जी बात कर रहे थे कि प्रिया को कुछ नहीं आता, हमने तो खाना बनाने वाली भी नौकरानी रखी है। पता नहीं ऐसा क्यों कह रहे थे। क्यों कह रहे थे मम्मी जी? अरे आप सब भी क्या ऐसे फालतू की बकवास लेकर बैठ गए। चलो चलो बहू को आराम करने दो, वो भी थक गई होगी इन सब से। अरे नहीं नहीं नहीं, बैठिए ना सब, अभी तो बातों का मजा आने लगा था, अब तो मैं भी आप सबको जान गई हूँ। आइए ना बैठिए, बातें करते हैं। नहीं नहीं माही, तुम आराम करो। माँ मैं चलती हूँ अपनी ससुराल। हाँ हाँ, हम भी घर चलते हैं। हाँ हम भी चलते हैं। ए बहू चल घर। और सब लोग भाग जाते हैं कमरे से। अब आया ना इन्हें भी मधुमक्खी के डंक का स्वाद। आज हम उस कुरीति के बारे में बताएंगे जो शायद ही आपके घर की भी घटना हो। बहू बधाई हो, माँ बनने वाली है तू। अरे पोता चाहिए मुझे, पोता। हाँ। पर माँ जी, ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है, ये तो ऊपर वाला है, जो लड़का होगा या लड़की ये जानता है। अरे ऊपर वाले का ही तो रूप होता है डॉक्टर। चल वहां जाकर पता करते हैं कि तेरे कोख में लड़का है या लड़की। बहू परेशान हो जाती है, तभी बेटा आ जाता है। कैसी बात कर रही हो माँ, पहला बच्चा है हमारा, लड़का हो या लड़की हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चुप कर, आज तू है तो कम से कम बहू के हाथ की 2 गरम रोटी मिल रही है, वरना बेटियों को तो निकल जाना है ससुराल। फिर हाथ चले तो ठीक, नहीं तो मरो भूखो। तो कैसी बात कर रही हो, आज के ज़माने में ऐसा कौन सोचता है। बहू जा बेटा कमरे में आराम कर, तेरे सास का तो काम है फालतू बोलना। बहू कमरे में चली जाती है। कमरे में भगवान के सामने हाथ जोड़कर बहू कहती है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि ससुर जी और ये सास की तरह सोच नहीं रखते, वरना पूरी गर्भावस्था के दौरान टेंशन लगी रहती कि लड़का होगा कि नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जोरू से कौन जीता। सास अपने पति और बेटे दोनों को ये समझाने में कामयाब हो जाती है कि बेटी किसी काम की नहीं है, और बहू को डॉक्टर से दिखवा कर पता करो कि कोख में लड़का है या लड़की। फिर एक रोज, सुनो शाम को तैयार रहना, वो क्या है ना, तुमको डॉक्टर के पास लेकर जाना है। क्यों, क्या हो गया? परसों ही तो डॉक्टर के पास से होकर आई हूँ, बोल रहे थे कि सब ठीक है। हाँ उसके पास नहीं, दूसरे के पास जाना है।
वो क्या है ना, तसल्ली के लिए दूसरे डॉक्टर की राय ले लेनी चाहिए। बीवी को भी लगता है कि पति बच्चे को लेकर फिक्रमंद है, तो वो तैयार हो जाती है। लेकिन सास और पति उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ सास डॉक्टर से कहती है, वो क्या है ना डॉक्टर, हमारी बहू पेट से है, तो ज़रा चेक करके बताइए ना, कोख में लड़का है या फिर लड़की। सास की बात सुनते ही बहू को गुस्सा आ जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है डॉक्टर। खड़े हो और निकलो, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। देखा नहीं, बाहर साफ साफ लिखा है कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, ये जानना कानूनी अपराध है। अरे डॉक्टर साहब, काहे भड़की जा रही हैं? अरे पैसा चाहिए ना, पैसा हम देते हैं ना, क्यों माँ? तभी बीवी बोल पड़ती है, अच्छा तो ये कारण था कि आप लोगों ने डॉक्टर बदला। ये पैसे लेकर बता भी दे, लेकिन मैं अपना बच्चा किसी भी हालात में नहीं गिराऊंगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, समझे आप लोग? डॉक्टर बहू की बात पर उसका सपोर्ट करती है। शाबाश बेटी, अरे ऐसे लोगों को तो जेल के पीछे होना चाहिए। न जाने बेटा क्या दे देगा इन लोगों को। अरे बेटियों को देवी की तरह पूछते हो और सारा साल बेटी को मारते हो। रुको, अभी मैं पुलिस को बुलाती हूँ। डॉक्टर की बात से पति और सास घबरा जाते हैं और बहू को लेकर घर आ जाते हैं। अरे 6 गज की जबान है इस छोरी की, कैसे बोली जा रही थी, लड़का हो या लड़की? अरे लड़की की शादी में लगता है 15 लाख है क्या तेरे पास? कमाई तो एक पैसे की नहीं, लेकिन जुबान देखो। पर माँ पहला बच्चा है, क्यों परेशान हो रही हो? सास को समझ में आ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लड़का भी अब बहू के कहने पर ही चल रहा है, तो वो ठान लेती है कि वो अब किसी न किसी तरह कुछ ऐसा करेगी जिससे बहू की कोख पर पल रहा बच्चा गिर जाए। सास अपनी माँ को फोन करती है। अरे क्या बताऊं माँ, मेरी बहू तो मान ही नहीं रही है कि वो कोई दवाई खा ले जिससे बेटा हो जाए। अरे मेरा काम तो बताना था, मैं तो बता ही सकती हूँ। मानना न मानना तुम्हारी बहू पर है। बस देख ले, बेटी हो गई तो पूरी जिंदगी रोएगी, समझ रही है ना? हाँ माँ, मैं तो समझ रही हूँ, लेकिन क्या बोलूँ, ये मेरी बहू। खैर, मैंने सोचा है कि अब उसे किसी ना किसी तरह गिरा दूंगी। पेट के बल गिरेगी तो। ना ये मत करना। अरे कोई बात नहीं। लेकिन सास ठान लेती है कि वो तो कुछ ऐसा करेगी जिससे बहू का बच्चा गिर जाए। बहू के कान तक सास की साजिश पहुंच जाती है। वो सोचती है कि उसकी सास पर बेटी का भूत सवार है। इससे पहले कि सास कोई गलत कदम उठाए, बहू ही घुटने टेक देती है। माँ जी, मैं बेटी होने की दवाई खाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मेरे कोख पे पल रहे बच्चे को कुछ नहीं होने देंगी। हाँ हाँ, अगर तू बेटा होने की दवाई खा लेती है तो मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? सास बहू को दवाई ला कर देती है, लेकिन बहू वो दवाई नहीं खाती। उसे डर लगता है कि उस दवाई से उसके पेट में पल रहे बच्चे पर कोई बुरा असर ना पड़े। वो दवाई खिड़की के नीचे फेंक देती है। तो बहू, दवाई खा रही हो ना बेटा होने के लिए? हाँ माँ जी, बिल्कुल। सास भी खुश रहती है। वो बहू के खाने पीने का ख्याल रखती, उससे कोई काम न करवाती और पूरे मोहल्ले में गाती फिरती। अरे देखना, मेरा तो पोता ही होगा। ऐसे कैसे बोल सकती हो चाची? गर्भ का रहस्य तो भगवान भी ना समझा। सास धीरे से मुस्कुराती है, क्योंकि वो तो यही समझ रही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी वही तो है। देखो, अब जो भगवान ना समझ पाया वो मैं समझ गई। चलती हूँ, बहू के मेवा खाने का वक्त हो गया है। सास अब बहू का ख्याल रखती, उसे खिलाती पिलाती और रोज उसे बेटा देने वाली दवाई देना ना भूलती। वहीं बहू भी दवाई को खिड़की से बाहर फेंक कर आराम की जिंदगी जी रही थी। बस बच्चा होने में कुछ ही महीने बाकी बचे थे और एक दिन। अरे घर के पीछे बहुत दिनों से सफाई नहीं हो रही है। कमला, कमला, जा जरा झाड़ू लगा दे घर के पीछे। अरे कितने मच्छर आने लगे हैं, सफाई हो जाएगी तो ठीक रहेगा। काम वाली जो सास की चमची थी झाड़ू लेकर पहुंच जाती है घर के पीछे, लेकिन ये क्या, हाय रे दैया, बहू की खिड़की के पास दवाई, वो भी इतनी सारी। मैं तो आंटी जी को दिखाती हूँ, आखिर ये भाभी कर क्या रही है। बस अब तो बहू की पोल खुलने ही वाली थी। बच्चा होने में 2 ही महीने बचे हैं और बहू ने लड़का होने की दवाई तो खाई ही नहीं।
नौकरानी सारी बात सास को बताती है। सास दवाई देखती है तो आग बबूला हो जाती है। वो समझ जाती है कि बहू ने उसकी दी गई दवाई खाई नहीं, लेकिन अब क्या, क्योंकि अब तो बेटी होगी, जो कि सास को कतई नहीं चाहिए। बहू, आ बहू। जी जी माँ जी, क्या हो गया? वो आज आपने दवाई नहीं दी है, मैं आपके पास ही आने वाली थी। तेरा नाटक खत्म हो गया। ये देख, ये जो दवाई तूने बाहर फेंकी थी ना, वो सब मेरे पास है। अब बता क्या कहना है। बहू डर जाती है, परेशान हो जाती है कि ये क्या, अब वो क्या करे। देखिए माँ जी, गुस्सा मत हो, मैं बताने ही वाली थी कि क्या क्या बताने वाली थी तू, कि तू दवाई वक्त पर खा रही है? अरे अब जो लड़की हुई ना, तो तू इस घर में नहीं रहेगी। मैं तो बोल रही हूँ कि तू अभी से अपना सामान बांध ले, क्योंकि अब तू इस घर में रह ही नहीं सकती, समझी? बहू डर जाती है, परेशान होकर ससुर के पास जाती है। देख बहू, तूने तेरी सास की बात ना मानकर गलत किया है। अब हम भी तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। पति भी पास खड़ा था। तुमने माँ को धोखा दिया। अरे अब तो मुझे भी बेटी की आस हो गई है। बेटी को लेकर अब मैं क्या करूँगा? हाय रे, अब क्या? घर में तो कोई साथ नहीं दे रहा है, लेकिन न जाने बहू को क्या होता है, वो अपना सामान उठाकर अपने मायके चली जाती है। 2 महीने बाद। बेटा, ए जी कहाँ हो आप? अरे मिठाई लाओ, खुशियाँ मनाओ, बहू को बेटा हुआ है। अरे वाह वाह वाह, ऊपर वाले ने सुन ली, वरना बेटे की दोबारा शादी के लिए लड़के देख देख कर थक गए थे हम तो। हाँ, मैं तो मेरे बेटे से मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ। जल्दी से चलिए माँ। सभी अस्पताल जाते हैं, जहाँ बहू के आसपास उसके माता पिता खड़े होते हैं। अरे मेरी लाडो, लगता है 16 सोमवार किया था तूने मेरे बेटे के लिए, तभी बेटा हुआ तुझे। चल अब घर चलने की तैयारी कर। बहन जी, बेटी का सामान पैक करिए फटाफट। मेरा बेटा, चलो बेटा, अब अपने पापा के घर चलते हैं। रुकिए, बेटा लेकर कहाँ जा रहे हो? 2 महीने से कहाँ थे और अब बेटा होने पर अपना हक मना रहे हो? मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। तो कैसी बात कर रही है बहन जी? अपनी ही बेटी का घर तोड़ रही है। तोड़ नहीं रही हूँ, ऐसे लोगों के पास दोबारा जाने से रोक रही हूँ जिनके लिए बहू सिर्फ बेटा पैदा करने की मशीन है। माँ, इन लोगों को बोलो कि यहाँ से निकल जाए, मेरे सोने का वक्त हो रहा है। अरे कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारा पति, इस बच्ची का पिता हूँ। तो उस वक्त कहाँ थे, जब मैं पेट में बच्चा लेकर अकेले घर से बाहर निकली थी? मुझे अब वापस नहीं आना। बेटा या बेटी माँ बाप के लिए बोझ तो नहीं हो सकते। माँ जी, आप भी तो बेटी हैं, क्या आप भी बोझ थी अपने माँ बाप के लिए? सभी समझ जाते हैं कि उनसे बड़ी गलती हुई है। वे वहाँ से चले जाते हैं।